नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, एक साल मुकम्मल हो गया है, यानी जो दूसरी पार्ट 2 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूसरी सरकार के कार्यकाल का एक साल मुकम्मल हो गया है। ये आज की सबसे बड़ी खबर है और एक साल में बहुत सारे ऐतिहासिक फैसले लिए। हो सकता है कि कोविड-19 नहीं होता तो शायद और भी कुछ बड़े फैसले लिए जाते हैं, अर्थव्यवस्था के संबंधी फैसले लिए जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से कोविड-19 की वजह से रफ्तार रुकी, लेकिन हमने सबसे बातचीत की। आज बीजेपी का एक साल मुकम्मल हुआ है, यानी मोदी पार्ट 2 गवर्नमेंट का एक साल मुकम्मल हुआ है और कुल मिला के 6 साल मुकम्मल हुए हैं। लेकिन इस साल में सरकार ने बड़े अहम फैसले लिए, जैसे राम मंदिर के निर्माण की बात हो, सीए की बात हो, 370 को हटाए जाने की बात हो। लिहाजा ये ऐतिहासिक तौर पर ये साल बड़ा ही इम्पोर्टेंट माना जाएगा और इस साल में बहुत ऐतिहासिक फैसले लिए गए। हमने भी इस पर चर्चा की। कांग्रेस के राशिद चौधरी जो स्पोक्स पर्सन है और युवा मोर्चा के अरुण देव सिंह से उनसे बातचीत की। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। डॉक्टर राशिद, आपसे चाहेंगे कि इस एक साल को आप किस तरीके से देखेंगे, कम शब्दों में बताएंगे आप। देखिए, पहले तो मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जो हमारे प्रधानमंत्री, उनको बधाई देता हूँ छठा साल पूरा करने में। ये एक नहीं बल्कि एनडीए के 6 साल पूरे हो गए। और जहाँ तक देखने का ताल्लुक है तो किसी भी सरकार को देखने के 4-5 बड़े पैरामीटर होते हैं। पहला होता है आर्थिक स्थिति, दूसरा हमारे देश के लिए है आतंकवाद, तीसरा है बेरोजगारी, चौथा है प्राइस राइस और पांचवा है कुल मिला के किसानों का, जवानों का और इंडस्ट्रीज़ का, कॉमर्स का, बिजनेस का क्या रहा जी। तो इन 5 मुद्दों की अगर हम एक एक करके बात करें, आर्थिक स्थिति कोविड के पहले भी लोगों को पता है और बाद में भी पता है, आरबीआई का क्या है, बैंकिंग सेक्टर का क्या है। आतंकवाद की बात करें तो हम अपने ही प्रदेश की बात करें तो पाकिस्तान हमें आंख दिखा रहा है, चाइना ऊपर चढ़ा हुआ है, नेपाल हमें आंख दिखा रहा है। और जब 370 टूटा उसके बाद से अभी तक 100 प्लस हमारे फौजी शहीद हो चुके हैं, कोई 150 के आसपास मिलिटेंट मारे जा चुके हैं। तो इस तरह की जो आप अनएम्प्लॉयमेंट का एवर लोएस्ट जो है अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे देश में, वो है पिछले 45 सालों की। आप कॉमर्स की बात कर लें, इंडस्ट्रीज़ की बात कर लें, प्राइस राइज की बात कर लें, जहां दुनिया भर में पेट्रोल जो है वो सस्ता हो रहा है, हमारे देश में और आज तो हमारी स्टेट में और ही महंगा हो गया। खैर, ये पूरे स्टेट। सो कुल मिला के मुझे लगता है नीयत जैसी भी रही हो, पर एक्शन जो लोगों को ग्राउंड पे मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया है। उसमें चाहे कोई ये कह ले कि मोदी जी के पास टीम नहीं है, चाहे ये कह ले कि मोदी जी के पास वो जो अनुभव एज ए चीफ मिनिस्टर उन्होंने दिया गुजरात में वो ट्रांसलेट नहीं कर पाए यहाँ पे, कोई भी कारण रहे हों, पर कुल मिला के 6 साल एनडीए के विफल रहे। ऐसा तो नहीं है कहीं क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म, क्यों वर्ल्ड वाइड इतनी पॉपुलैरिटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बढ़ी है और आप कह रहे हैं कि चाइना आग दिखा रहा है। चाइना ने खुद ही कहा कि हम मिलजुल के हल इसका निकाल लेंगे जो सीमा का सरहदों का हल बना हुआ है। देखिए, ऐसा है कि फॉर द सेक अगर क्रिटिसिज्म होता, मुझे लगता है आज मैं बड़ा पॉजिटिव मूड में हूँ और अच्छी बात भी कर रहा हूँ। ऐसा नहीं, मैंने सारी चीजें जो है कुल मिला करके, आप देखिए ना, एक एक मुद्दे पे हम बात कर लेते हैं। कोई एक मुद्दा जो है उस पर डिस्कशन हो जाए तो हम इसको प्रूव कर सकते हैं। फॉर द सेक है ना, आप अपनी स्टेट की, हमारी स्टेट की बात बताते हैं। हमारे कश्मीरी पंडित्स का इशू था, 6 साल हो गए आज एनडीए के पूरे, और 6 साल में अभी तक कुछ स्लोगन्स, पैकेज, बहुत कुछ आया, मगर कंक्रीट क्या हो पाया? रिफ्यूजीज के लिए कंक्रीट ग्राउंड पे क्या हो पाया? आप अनाउंसमेंट करते जाते हैं, अनाउंसमेंट पे, साहब जी तारीख पे तारीख, इंसाफ कब मिलेगा? एक्शन ग्राउंड पे कब होगा? आप कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, विडंबना ये है, ये सरकार वो पहले तो सोचती नहीं है, फिर प्लान भी नहीं करती है और फिर अनाउंस कर देती है और फिर उसके बाद सोचती है और उसके बाद एक प्लान करती है और फिर एग्जीक्यूट करती है। सो ये कुल मिला के जो देश पूरे का है, आप अनएम्प्लॉयमेंट पे बात कीजिए, आप आतंकवाद पे बात कीजिए, आप आर्थिक स्थिति पे बात कीजिए, या आप प्राइस राइस पे बात कीजिए। कि इस ही एक साल की बात करूं, मैं 6 साल बेमिसाल की बात नहीं करूंगा, मैं इस ही एक साल की बात करूंगा। पिछले एक साल के अंदर हमने अनुच्छेद 370 पर घात करते हुए उसको ख़त्म भी किया। उन अनुच्छेद 35 से जो एक कुप्रथा सेट कर गया था यहाँ पर, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड था, संवैधानिक फ्रॉड था, इन्हीं के लोगों ने किया हुआ था, वो भी खत्म हुआ। रही बात यूनिफॉर्म सिविल कोड की, यूनिफॉर्म सिविल कोड समान जो नागरिक संहिता की बात है कि उस पर भी हम लोगों ने, जैसा हमारा विचार था, हमने उस पर आघात करते हुए जो एक आज पूरे वैश्विक एक मुद्दा है,
विमेन एम्पावरमेंट का, जी जिसको हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, जी उसमें ट्रिपल तलाक, जो कि एक वर्ग विशेष में एक महिला विशेष को पीछे धकेलते हुए उनके साथ अन्यायपूर्ण आज तक पिछले कई वर्षों से ये प्रथा चल रही थी, उसको समाप्त करने का काम किया तो इसी मोदी की सरकार में हुआ। रही बात संवैधानिक विषयों की, रही बात आर्थिक विषयों की, आतंकवाद की, जम्मू कश्मीर की, रोजगार की, तो मैं बाहर ना जाते हुए जम्मू कश्मीर के विषय में पहले चर्चा करूं। जम्मू कश्मीर में आप देखिए कि एक नैरेटिव सेट था। मैं जम्मू कश्मीर की बात करते थे तो एक बाहर परसेप्शन केवल कश्मीर की जाती थी। 70 साल इन्होंने ही राज किया, डायरेक्ट रूप में, इनडायरेक्ट रूप में। 70 साल में अगर जम्मू कश्मीर का कोई विषय जम्मू कश्मीर से बाहर जाता था, उसको कश्मीर केंद्रित करके विषय बनाया जाता था। और कश्मीर केंद्रित भी क्या, तो कश्मीर घाटी केंद्रित, जो कश्मीर शहर है, जो 15% भी पूरे जम्मू कश्मीर का है नहीं। लद्दाख जो सबसे बड़ा रीजन था, जम्मू जो सबसे पॉपुलेशन वाइज डेंसली पॉपुलेटेड था, तो उसका कभी भी एक एड्रेसल, एक रिड्रेसल कभी भी ना विषयों के मामले में हुआ, ना पॉलिटिकली हुआ। तो अगर पिछले 6 साल में सबसे बड़ा कदम जम्मू कश्मीर के विषय में हुआ, तो वो जम्मू और लद्दाख को जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाने से, यूनियन टेरिटरी के रूप में आने से जो अपना अस्तित्व जागृत हुआ, वो मिला। आपको मैं इसलिए रोक रहा हूं कि डॉक्टर साहब के कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन थे जी। उसमें ये था कि आप मिलिटेंसी को कितना कर्व कर पाए, आप कितना रोजगार दे पाए, आप फॉरेन अफेयर में कितने कामयाब हो पाए, इन्फ्लेशन रेट को रोकने में कितने कामयाब हो पाए, ये चीजें थी। आपने इन पर कुछ टिक्का टिप्पणी नहीं की। आपने ये बताया कि आपने 370, क्योंकि वो आपके मैनिफेस्टो पे टॉप पे था और ये बड़ा कदम भी था, लेकिन आप इन विषयों पर भी बताए ना। रोजगार के मसले पे जी मुझे एक बात बताइए कि रोजगार के लिए यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर आज तक क्यों नहीं था? पिछले 70 साल में अगर रोजगार के बढ़ाने की बात थी तो प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा रोकथाम लगाने का कारण था तो कांग्रेस पार्टी थी, एनसीपीडीपी की सरकारें थी जी। क्योंकि इन्होंने प्राइवेट सेक्टर को, प्राइवेट प्लेयर्स को, देखो आज एक बड़ा प्रैक्टिकल सा एक विषय है कि हमारे में से कभी भी किसी को हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है तो वह जीएमसी की बजाय प्राइवेट अस्पतालों की ओर दौड़ता है, वो पंजाब की ओर दौड़ता है, वो दिल्ली की ओर दौड़ता है। तो ऐसा क्या कारण था कि आज तक यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर, प्राइवेट आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पाया, आपके लोगों को यहाँ पर इंडस्ट्रीज नहीं आ पाई। इंडस्ट्रीज में, प्राइवेट सेक्टर में यहाँ पर बच्चा इंजीनियरिंग करता है तो उसको बाहर नौकरी लेने क्यों जाना पड़ता था। और इसके साथ साथ यहाँ पर आपके पास आज तक स्पोर्ट्स की कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। हमने स्पोर्ट्स की बात की, परंतु मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर स्पोर्ट्स की यूनिवर्सिटी के लिए या स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बच्चे को बाहर जाना पड़ता है। तो अगर इन्होंने इतना ही काम किया और इतने ही प्रश्न चिन्ह खड़े किए तो आज हमारे नौजवान को बाहर की ओर क्यों आंकना पड़ रहा था? आपके भी 6 साल मुकम्मल हो गए हैं। बहरहाल 6 साल में क्या किया वो भी सबके सामने है। डॉक्टर साहब, आप पर एलिगेशन लग रहा है कि रोजगार तो आपने रोका है यहाँ पर। फर्ज करिए ये एलिगेशन मान भी लिया जाए, मैं इनसे पूछता हूँ जहाँ हमने रोका था भाई साहब वहाँ तो रहने देते। 45 साल का लोएस्ट जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो है, यानी हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट एवर रेट जो है, ये आंकड़े गवर्नमेंट के बोलते हैं ना, हम थोड़ी एलिगेट कर रहे हैं किसी को, ये गवर्नमेंट के आंकड़े। 45 साल का हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट या यूं कह लीजिए कि लोएस्ट एम्प्लॉयमेंट अभी इंडिया में, और हमारे राज्य का तो और हिसाब 370 जिसकी बात कर रहे हैं मेरे भाई कि ऐसा हुआ और ऐसा हुआ, वो करने के बाद तो ऐसा यहाँ पे क्यास और मैस है कि हर रात को ऑर्डर आता है, आज रात को ये ऑर्डर आ गया, कल रात को वो ऑर्डर आ गया, आज इसको इससे लड़ा दो, आज इसको बढ़ा दो, आज कांगड़ी चलेगी, आज बुखारी चलेगी। तो इतने एक्सपेरिमेंट, आज 50,000 नौकरियां दे दी, अब 10,000 दे देंगे, अब 50 नहीं देंगे। तो ये खिलवाड़ जो है बीजेपी के द्वारा जिस हिसाब से जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया जा रहा है, और ख़ासकर जिस तरह से हमें वंचित रखा जा रहा है 4G के जो टेक्नोलॉजी है उससे, क्योंकि बच्चे हमारे पढ़ नहीं पा रहे क्लासेस चीज़ें, ये साफ है अमित शाह जी या मोदी जी,
आदरणीय मोदी जी को कभी जम्मू में मुझे लगता है वो आए होंगे झोला उठा के पहले, तो उनकी सेवा हमसे नहीं हो पाई। मैं प्रार्थना करता हूं उनसे, कौन सा बदला ले रहे हो हमसे, किस पाप की सजा दे रहे हो? और अगर आप मिलिटेंसी लगाते हो तो भाई मेरे कठुआ में, सांबा में, जम्मू में एटलीस्ट इन लोगों का क्या कसूर है? यहां तो मिलिटेंसी अभी कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हो रहा। जहां आपको लगता है डिस्टर्बेंस, वहां कंट्रोल टेक्नोलॉजी है, दिस कैन हैपन कि आप जहां चाहें वहां चलाएं। तो पूरी स्टेट में ये बहाना लेकर के हर चीज पे मुकरा है। जितने प्रोजेक्ट हमारे थे वो स्टॉल कर दिए, अनएम्प्लॉयमेंट है नहीं, तो डायरेक्शन लेस गवर्नमेंट। नहीं, अगर 4G शुरू कर दिया जाए तो आप सरकार को 100 में से 100 नंबर देंगे? नहीं, 100 में से 100 दूंगे, बट वो एक मेजर कंसर्न है। बीइंग एजुकेटेड यूथ, मेरे जम्बाल साहब भी यूथ है, मैं भी हूं, मुझे लगता है उनके लिए भी कंसर्न है और मेरे लिए भी है और सबके लिए है। बट जो कारण सरकार देती है, जिस प्रकार के कारण देती है, वो सिली है अपने आप में, वो जस्टिफाइड नहीं है और उन पर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये तो एक बात थी, मैं साइड रख के इसको बात कहता हूँ। आपने रोजगार की जो सबसे बड़ा हमारे पास इश्यू है वो रोजगार का है। वो इस वक्त कोविड के बाद जो सिचुएशन है, 20 लाख करोड़ का 20 लाख जो 1000 करोड़ का पैकेज है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो अनाउंस किया। अब सवाल ये है कि वो पैकेज, आप भी बैठे हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, अभी जो MSME है, कोई एक आदमी जम्मू में खड़ा होकर बता दे कि मेरे MSME को ये लेटर आ गया बैंक की तरफ से कि मेरा एम्प्लॉइज के लिए, क्योंकि नौकरियां जा रही हैं लोगों की, और उनके लिए इतना मेरे अकाउंट में पैसा आ गया और मैंने ये टर्म्स एंड कंडीशन है। कोई आदमी ये बता दे कि कर्जे के लिए बैंक ने उसको वेलकम किया किसी तरह। या हमारी मांग बेसिक ज़रूरत है, इस वक्त ज़रूरत है लॉकडाउन 5 हो, बट वो ऑर्गेनाइज्ड हो, साइंटिफिक हो, और उसमें कम से कम 10 हज़ार करोड़, 10,000 करोड़ नहीं, 10 हज़ार रुपये तो अकाउंट में मिलें, लोगों को साहस हो थोड़ा, और फिर जो ज़रूरतमंद हैं उनको पैसे मिले, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी मदद होनी चाहिए। तो सरकार जो है बेसिकली अनाउंसमेंट में बहुत अच्छी है, दिखावे में बहुत अच्छी है, मार्केटिंग एवर हाईएस्ट हो रही है, मगर दिखावे में बड़ी अच्छी है, लेकिन काम नजर नहीं आता। तारीख पर तारीख, ये पहला डायलॉग है। ऐसा है, तारीख पर तारीख मैंने पहले भी आपको बता दिया। हमारा जो सैद्धांतिक विषय था ये उसी पार्टी से बिलोंग करते हैं डॉक्टर साहब हमारे, कि जो पार्टी ये बोला करती थी कि राम मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तारीख बता दी। वैसे ही जितने भी काम हम लोग कर रहे थे और कर रहे हैं, उसका नीचे ग्राउंड रूट लेवल पर ये कांग्रेस वही पार्टी है जो बोलती थी, जिस समय जनधन योजना के अकाउंट्स बनना शुरू हुए तो इन्होंने मजाक उड़ाना शुरू किया। इनका IT सेल बहुत ट्रोल करता था, प्रश्न चिन्ह खड़े करता था कि जनधन अकाउंट किस नाम के। आज इनको ध्यान में आया कि आज इतनी मुश्किलातें भरी जो जिंदगी हर व्यक्ति को जीनी पड़ रही है, उसके अंदर अगर सबसे कारगर कोई कदम, सबसे सफल कदम कोई अगर नजर आया तो वह जनधन अकाउंट के वो अकाउंट्स थे, जो डायरेक्ट जो बेनिफिट ट्रांसफर था वो डायरेक्टली मिलता था। इन्हीं के पूर्व प्रधानमंत्री बोला करते थे, ऊपर से उस समय के वो प्रधानमंत्री थे कि भैया हम ऊपर से इतना पैसा भेजते हैं तो नीचे इतना पहुंचता है। अगर उसके लिए कारगर कदम किसी ने उठाया तो ये कभी अप्रिशिएट नहीं करेंगे, ये हमेशा नुक्ताचीनी और प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे। रही बात किसान सम्मान निधि की, तो किसान सम्मान निधि के अंदर हर किसान को डायरेक्ट बेनिफिट 6,000 रुपये का हुआ, उसको 3 इंस्टॉलमेंट्स में पैसा मिला। वैसे ही जितने भी डायरेक्ट अपना ट्रांसफर बेनिफिट्स जो हैं वो लोगों को मिल रहे हैं। रही बात 20 लाख करोड़ के पैकेज की, तो 20 लाख करोड़ का पैकेज वो टर्म वाइज टर्म उसको सिंप्लीफाई किया जा रहा है, लोगों के बीच में रखा जा रहा है, और MSME सेक्टर की जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं तो उसके लिए भी रूल्स रेगुलेशन बन गए हैं और उसको सरकार टाइम टू टाइम नोटिफाई भी कर रही है। हाँ, इस समय कोरोना के टाइम पर, क्योंकि देश के सामने ये अद्वितीय स्थिति है, ये ना कभी पहले देखी, ना कभी भगवान करे, ऊपर वाला करे, आगे भी कभी ना देखनी पड़े, परंतु ऐसी स्थिति के अंदर जिस समय हमको देश के साथ खड़ा होना चाहिए, उस समय इनके जो शीर्ष नेतृत्व है वो PM केयर्स के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। इनके जो शीर्ष नेता हैं सोनिया गांधी जी या उनके सुपुत्र आदरणीय राहुल गांधी जी, वो बड़ी बातें कर रहे हैं, परंतु आज तक उन्होंने और उनके कार्यकर्ताओं ने नीचे जमीनी स्तर पर क्या किया, ये प्रश्न का विषय है। डॉक्टर साहब, ये इनका कहना है कि कहीं ना कहीं आप PM केयर फंड पर क्यों आप उंगली उठा रहे हैं बार बार? देखिए, एक तो मैं ये भी आपका सवाल का जवाब दूंगा, उससे पहले मुझे बड़ी खुशी हुई आज एक यंग नेता को देख के। मुझे लगता है ये बदलाव की तरफ पीढ़ी बढ़ रही है कि वो मेरी लीडरशिप के बारे में भी रिस्पेक्ट से बात कर रही है। आई एक्नॉलेज दैट।
अदरवाइज जो वर्ड्स आते हैं आगाज आपने तो किया, तो दूसरी मुझे बात लगता यह है कि हमारा इन्होंने आगाज हमेशा इसी लय में रहता follow है, किया ऐसा इन्होंने। लहजा ही रहता है। बहरहाल मैं वापस आता हूँ, जनधन अकाउंट्स जब बने तो हमने उसको क्रिटिसाइज नहीं किया, द वे दे वर डूइंग इट वी क्रिटिसाइज दैट एंड स्टिल वी डू दैट। मेरे ऑफिस के बीच में 9 लड़कों के जो है डिफरेंट उसमें जनधन के अकाउंट हैं जिनमें हमारा पीएफ जाता है। उन 9 लड़कों को अभी तक दावे से मैंने 3 दिन पहले ही पूछ लिया, क्योंकि महीना कंप्लीट होने वाला है, एक पैसा कुछ आया नहीं है। इस दफ्तर में आपके पास मुझे लगता है सैकड़ों में लोग काम करते हैं, अगर किसी के पास आया है जनधन का डायरेक्ट अकाउंट में कोई पैसा, तो मैं अभी सियासत से रिजाइन कर दूंगा, कभी सियासत नहीं करूंगा। तो ये अनाउंसमेंट की ये सबसे भद्दी मिसाल है। किसको दिया है, कहां दिया है, वो बताए तो। दूसरी बात आप इसको बताएंगे, मैं वापस आऊंगा। दूसरी बात, जहां तक रहा पीएम केयर्स फंड का सवाल, तो पीएम केयर फंड ऑलरेडी नेशनल जो रिलीफ है हमारा एक सिस्टम जो जिसका स्कैग के अंडर है, जिस पे एक कमेटी है, सब देखते हैं कि कहां है, ट्रांसपेरेंसी के साथ बना हुआ, उसको वायलेट करके इसलिए पीएम केयर फंड बना है कि वो पैसा कहां से आएगा कहां से जाएगा कोई जान नहीं सकता है, उसका कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं। क्या प्रधानमंत्री जो खुद सो खाते हैं कि हम ट्रांसपेरेंट हैं, ऐसा गवर्नमेंट चलाएंगे वैसा चलाएंगे, क्या उनको कोई पूछ नहीं सकता कि पैसा कहां जा रहा है? तो पैसा आ रहा है, पैसा वहां जा रहा है जहां उनको लगता है जाना चाहिए। और लगता कहां है, ये नहीं कि ऑफिशियल पॉलिसी के तहत लगता है, जाती पॉलिसी के तहत चल सकता है। मेरी जाती एक कैपेसिटी है, पॉलिसी जी। आप क्या कहेंगे? जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा और जहाँ तक इन्होंने रोजगार की बात की, मैं उन्हीं सब विषयों पे अभी आपसे चर्चा कर लेता हूँ कि ऐसा है कि जहाँ तक बात है स्वास्थ्य की या शिक्षा की, मुझे एक बात बताइए, आज तक जम्मू कश्मीर में आरटीई क्यों नहीं लागू हो पाया? 70 साल तक ये रहे। क्या ये नहीं चाहते थे कि आम व्यक्ति को, आम बच्चे को, आम युवा को उसका एजुकेशनल राइट मिले? क्या ये नहीं चाहते थे यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी आए? क्या ये नहीं चाहते थे कि यहाँ पर जो 128 अभी कानून, डायरेक्टली केंद्र के कानून जो यहां पर इंप्लीमेंट हुए हैं, वो नहीं हो पाए? इन्होंने जो रोक करके रखा था, वो मोदी सरकार ने डायरेक्टली हर व्यक्ति को वो उसका लाभ पहुंचाया है। एक बात। दूसरी बात कि जैसे हमने कहा, हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय शहीद श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने इस देश के लिए प्राण की आहुति दी, उनका एक कारण था, उसके पीछे एक स्लोगन था कि एक देश में एक विधान, एक निशान, एक प्रधान रहना चाहिए। उसको हमने इंप्लीमेंट किया। 370 जब ऐसी बातें करते हैं तो मुझे वो याद आती जब आपके मंत्री 2-2 झंडे लगा के चलते थे सरकार में। तो 2 झंडे की प्रथा किसने खत्म की? जी। अगर हमने, अगर हमारी सरकार ने, मुझे आज की बात कीजिए, मैं अरुण जी, जब आपने पावर एंजॉय करनी थी तब आपको श्यामा प्रसाद जी की शहादत बिल्कुल नजर नहीं आई, आपने आंख मूंद ली वो बड़े से स्टैचू जो लखनपुर के पार बना है। हमने अगर आंख मूंदी होती तो ये कदम कभी भी हम नहीं उठाते। हमने आंख नहीं मूंदी थी, हमारे दिल में वो आग थी, जिस आग को लेकर के हमने एक जो तिरंगा था उसका सम्मान करते हुए वो जो हल का झंडा था उसको खत्म किया, उसका सम्मान समाप्त किया। को सरकार का रिपोर्ट कार्ड जानने के लिए हमने दूरदराज हलकों को पकड़ा। शहर के लोग तो टीका टिप्पणी करते रहते हैं, लेकिन हमने सोचा क्यों ना भद्रवाह के लोगों से जाना जाए, और भद्रवाह के लोगों ने भी वेलकम किया है। उनका ये कहना है कि सरकार के इस साल के कार्यकाल में एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है जो 370 में संशोधन किया गया। इसके अलावा भी जो कई योजनाएं गरीबों के लिए आई हैं वो ऐतिहासिक हैं, पहले कभी ऐसा प्रयास नहीं किया गया है। आज लोग इसलिए खुश हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में मोदी जी बड़े अच्छे से और काम करेंगे। और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा अच्छा काम मोदी जी ने ये किया है कि पैंडेमिक के दौरान जो इमीडिएट मेजर्स ये सरकार ले रही है, साथ में जो रिलीफ मेजर्स इन्होंने अनाउंस किए हैं वो भी काफ़ी रिमार्केबल हैं। एंड मैं सभी लोगों से ये उम्मीद करता हूँ कि जो भी डेवलपमेंट मेजर जो गरीब लोगों के लिए हैं वो उसको सही तरीके से लोगों को तक पहुँचाएँ। उनको फ़ायदा नहीं है। जो सबसे करप्ट लोग हैं, जो सबसे करप्ट लोग थे, उनका कार्यक्रम बिल्कुल ठप कर दिया मोदी जी ने। उनको बिल्कुल मिर्ची उनको लग रही है और वो सबसे ज़्यादा तड़फ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि इधर कोई काम नहीं हो रहा है। बाकी आम जनता जो है वो बिल्कुल मोदी जी से बहुत खुश है। हमारे प्रधानमंत्री ने जो भी गरीबों के लिए काम किए हैं वो काबिल तारीफ़ है। आने वाले दिनों में यहाँ पिछले दिनों में जैसे पंचायती इलेक्शन हुआ, पंचायती इलेक्शन में
वीडीसी के चेयरमैन भी चुने गए, पंचायती इलेक्शन हुए, जो डोर टू डोर लोगों के काम पहुंचे, उसके लिए भी मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। जिस इन क्राइसिस को, इतने बड़े क्राइसिस को 135 करोड़ के मुल्क को जिस तरह हैंडल किया है, उसकी बुरी बुरी प्रशंसा करनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने, उनकी टीम ने हर संभव कोशिश की है कि अपने देश में को बचाया जाए, कम से कम कैजुअल्टीज़ हों, कम से कम इन्फेक्शन हो, और उसके अलावा देश का सम्मान जो है पूरी दुनिया में इतना बड़ा है। और जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो कोविड-19 के ख़िलाफ़ जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो पूरी दुनिया को इकट्ठा करके उनने पूरी दुनिया को एक रास्ता बताया कि इसके खिलाफ कैसे लड़ाई लड़ी जा सकती है। पूरी दुनिया और हमारा पूरा हिंदुस्तान कोविड-19 से जूझ रहा है, और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 1 साल पूरा होने का जश्न मना रहे हैं। बहुत शर्म की बात है। और किन उपलब्धियों की बात करते हैं ये? इकोनॉमी जो गिर चुकी है, जिसको संभाला नहीं जा रहा मोदी सरकार से। अनएम्प्लॉयमेंट, दोस्तों स्टार्टिंग से लेके अभी तक डिमोनेटाइजेशन जैसे ऐसे गलत फैसले ये सरकार ले चुकी है और अब भी संभल नहीं रही। सिर्फ इनको आता है हिंदू मुस्लिम करना और भाइयों को भाइयों से लड़ाना। यही कर रही है ये सरकार, सिर्फ राजनीति कर रही है। और कोविड-19 ने इनकी पोल भी खोल दी है। जब राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया कि इसका बहुत भयानक परिणाम होगा, तो हमारे प्रधानमंत्री जी लिट्टी चोखा खा रहे थे, ट्रंप जी का स्वागत करने में लगे हुए थे। लॉकडाउन ने इनकी पोल खोल दी है। हमारे श्रमिक, कोई ट्रेन के नीचे आ जाता है, अपने घर वो पैदल जाते हैं, उनको ट्रेनें नहीं दी जाती हैं, उनको खाना नहीं मिलता, और पीपी किट्स में घोटाले करते हैं ये इनके स्टेट प्रेसिडेंट हिमाचल के। क्या एक्सपेक्ट करेंगे ऐसी गवर्नमेंट से? बीजेपी के आने से हमारी एक जो स्पेशल स्टेटस था 370 का, वो हमारी छिन गई। कुछ इस तरह के हमें मतलब बताया गया, हमारी जानकारी में ये चीज़ लाएगी कि ये टूटने से मिलिटेंसी ख़त्म होगी, तो मुझे नहीं लगता कि हुई है। अच्छा, फिर उसके बाद ये था कि हम यूटी में कन्वर्ट हो जाएंगे, हम हिंदुस्तानी कहलाएंगे। तो क्या हम पहले हिंदुस्तानी नहीं थे? अच्छा, फिर दूसरा ये था कि अगर हम यूटी में कन्वर्ट होंगे तो हमें सारे बेनिफिट्स मिलेंगे जो देश के बाकी बच्चों को, यूथ को मिलता था, वो हमारे बच्चों को भी मिलेगा। लेकिन हमारे बच्चों को इसका नुकसान ही हुआ। वो इस तरह से हुआ कि जिस तरह से पहले सेंटर से कोई भी एड आती थी तो वो 80% जो था वो कश्मीर को बेनिफिट होता था, जम्मू कहीं ना कहीं मतलब अनदेखा किया जाता था। तो अब जब से हम यूटी में कन्वर्ट हुए हैं तो क्या हुआ है कि अब वो नौकरियां जो हैं वो कश्मीर में नहीं, तो अब जो बाहर से जो बिहारी आए हैं, जो बाहर से बाकी जो लोग आए हैं बाकी अदर स्टेट्स के, तो वो उनको बेनिफिट होगा। पहले हमारे बच्चे जो थे वो हज़ारों के साथ compete करते थे, लेकिन अब जो कंपटीशन है वो लाखों में होगा। दर्शकों, कल 31 मई है और कल एंटी टबाको डे जाता है, और हर साल 31 मई को हम इस पर चर्चा करते हैं और उसके बाद हम भूल जाते हैं। ये हमारी परंपरा रही है। हम सब जानते हैं कि ट्रैफिक वीक मनाते हैं, उस दिन सभी लोगों को मजबूर किया जाता है, आप हेलमेट भी पहनिए, सबके डॉक्यूमेंट भी चेक किए जाते हैं, फिर वो सप्ताह ख़त्म तो सारी चीज़ें ख़त्म। ऐसा ही 31 मार्च को भी होता है। 31 मार्च को बड़ी चर्चाएं चलती हैं। चर्चा इस बात को लेकर चलती है कि क्या ये प्रोडक्ट होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। सरकार इतना पैसा कैंसर इंस्टीट्यूट पे लगा देती है, और उससे रेवेन्यू के लिए, तंबाकू से होने वाले रेवेन्यू के लिए कितना पैसा आता है सरकार को, इन दोनों की तुलनाएं भी की जाती है। कई जगहों पे सेमिनार भी होते हैं। 31 मई के बाद सब यूं का यूं रह जाता है। जिनके परिवार वाले इस तंबाकू से, जिनको कैंसर हुआ है, उनको याद रहता है, क्योंकि वो अपने परिवार के किसी सदस्य को खोते हैं, या अपने परिवार के किसी सदस्य को लेकर के उनका लगाव है उनसे, जो हॉस्पिटल में दरबदर हो रहा है क्योंकि उसने तंबाकू का सेवन किया और उसे कैंसर हो गया। डॉक्टर भी इस बात पर जोर देते हैं, क्योंकि हमने डॉक्टर से बातचीत की।
डॉक्टर से पूछा क्या वाकई में ऐसा संभव है कि ये प्रोडक्ट ही ख़त्म कर दिया जाए। तो डॉक्टर्स मानते हैं कि अगर प्रोडक्ट को ख़त्म कर दिया जाए तो काफ़ी हद तक ऐसे मरीजों से बचा जा सकता है, कैंसर से बचा जा सकता है। अगर आज हम कहते हैं कि आज पूरी दुनिया से तम्बाकू बंद कर दें तो आज से 5 साल बाद कैंसर की इंसिडेंस पूरे वर्ल्ड में ऑलमोस्ट आधी हो जाएगी, विच इज़ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। दैट मीन्स कि 50% जो कैंसर्स हैं वो टबैको से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक्ड हैं। तो जैसे मेन कैंसर्स जो टबैको से लिंक्ड हैं, जैसे थ्रोट का कैंसर हुआ, मुंह का कैंसर हुआ, फूड पाइप का, मैदे का, लंग्स का, इस तरह शरीर के निचले हिस्से में जैसे जेनिटो यूरिनरी ऑर्गन्स हैं, पेशाब की थैली हो गया। लेडीज़ में बच्चेदानी का कैंसर जो है वो तम्बाकू के यूज़ से लिंक्ड हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि टबैको किसी भी फॉर्म में लें, चाहे उसको स्मोक करें, चाहे उसको च्यू करें या मुंह में रखो, वो हार्मफुल है। इसका टबैको का कोई फ़ायदा नहीं है हमारी अदर दैन एडिक्शन। तो ये बहुत दुख की बात है कि यंग पॉपुलेशन हमारी जो बिल्कुल पहले इससे अफेक्टेड नहीं थी वो अब इफ़ेक्ट हो रही है। तो अनफॉर्चुनेटली आई थिंक देयर इज़ अ फेलियर ऑफ आवर गवर्नमेंट मशीनरी कि टबैको का कंट्रोल कैसे किया जाए। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एंटी टबैको कैंपेन बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग कैंपेन के रूप में लिया हुआ है इसको, और काफ़ी फंड्स भी अवेलेबल हैं। लेकिन मेरे को लगता है कि काफ़ी कुछ करना बाकी है हमारी सोसाइटी को। खाली गवर्नमेंट अगर के सब डाल दे कि गवर्नमेंट हमारे यंगस्टर्स को हमारे इस टबैको से रोकेंगी, वो पॉसिबल नहीं होगा जब तक हमारी सोसाइटी खुद जागरूक नहीं होती। हमारी लेडीज़, हमारे पेरेंट्स, फैमिली मेम्बर्स जब तक अपने नियर एंड डियर वंस को रोकेंगे नहीं, तब तक ये टबैको का यूजेज कम होना नहीं पॉसिबल हो पाएगा। तो दर्शकों, जो लोग इससे पीड़ित हैं, आज उनको इस चीज़ का आभास होता है कि हमने कहीं ना कहीं गलती की। वैधानिक चेतावनी, चाहे वो सिगरेट का पैकेट हो या दूसरा दीगर तम्बाकू के प्रोडक्ट हो, उनमें दी गई होती है कि ये सेहत के लिए हानिकारक है, ये कैंसर का कारण बन सकता है। उसके बावजूद भी हमने पी, और उनका कहना है कि अब हमें इस चीज़ का एहसास होता है कि कहीं ना कहीं हमने जो गलती की है उसमें दोबारा यूथ कोई गलती ना करे। पहले छोटे में 5-7 साल पहले हम ठीक रहते थे, उसके बाद छोड़ के साल को छोड़े वो मेरे को, और साल का फिर मेरे को वो लिखता अभी आना शुरू हुआ, पहले नहीं था, अभी लिखना आना शुरू हुआ। पहले मेरे को खाई नहीं इसका ये होती है, तो ये आना शुरू हुआ। इसे गला खराब होता है, बहुत खराब होता है, मैं आज छोड़ ही दिया था। बचपन को पींदे बुढ़े चार ही पींदे ते अगे असें भी सीखी लिया, तो हूँ ये प्रॉब्लम हुई 10-12 दिन होए। पहले इन्ना महसूस नहीं किया, पहले 10-12 दिन होए साथ प्रॉब्लम हुई, तो इत्थे आए तो ट्रीटमेंट शुरू किया। ये को पहले वो अंदर पर बाहर कदे महसूस नहीं होया। 4-5 साल हो गए मेरे को खाते, इसलिए कैंसर की प्रॉब्लम हो गई। वजह ऐसे आदत पड़ गई सर, ऐसे आदत पड़ गई खाने की, तम्बाकू और सिगरेट। बचपन से ही मैं करता था, झूठ क्यों बोल रहा हूँ। हाँ जी, लेकिन एक जगदम वो हुआ काम, कपड़े देने गया था और कपड़े देकर आ रहा था, जगदम एक बैग गिरा दिया, उल्टिया हो गया। काफ़ी देर से पीते थे बीड़ी सिगरेट, फिर ड्रिंक भी करते थे, तो फिर अचानक से प्रॉब्लम हो गई इन्हें। तो वही नहीं करना चाहिए प्रॉब्लम। अभी 6 महीने हो गए हैं, इलाज चल रहा है, ठीक है, अभी थोड़ा फ़र्क पड़ रहा है इनको, डॉक्टर बोल रहे हैं इलाज चल रहा है इनका सही। ये नहीं करना चाहिए पर फिर भी लोग करते हैं, लिखा होता है पर लोग समझते नहीं हैं, फिर वो पीते हैं। फिर ऐसे फैमिली को भी नुकसान होता है, खुद भी नुकसान होता है उनको भी। ये तम्बाकू नहीं बला खाते, थोड़ा पीते नहीं थे, खाते खाना वाला खाता है। हाँ, उस कारण थोड़ी प्रॉब्लम बनी थोड़ी। दाना बनया, दाना बनने कारण भी अजीब ही दाना बनया, शाला बनया, उस कारण ज़्यादा प्रॉब्लम बनी। 1 साल हो गया नहीं प्रॉब्लम बनी, ज़बरदस्त बड़ी मुश्किल हो गई यार। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।